अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज चैप्टर नंबर 8 का एक ओवरव्यू लेने लगे हैं। तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा मल्टीप्लायर। अब जो मल्टीप्लायर है उसका ये है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करें तो उस इन्वेस्टमेंट से बहुत सारी इनकम जनरेट होती है, आउटपुट जनरेट होता है। अब इसको इस तरह से कहा गया है कि एक बंदे की जो इनकम है वो दूसरे बंदे का एक्सपेंस बन जाता है, एक का एक्सपेंस है दूसरे की इनकम बन जाते हैं। बस इस बेस पे ये सिस्टम चलता है। ठीक है, ओके हो गया। वो कहता है जो है एक फिनोमिनन है, वो कौन से वाला कि स्पेंडिंग ऑफ वन इज़ द इनकम ऑफ अदर। हाँ ठीक है, अगर जनाब एक बंदे की कह लें कि खर्चा है तो दूसरे बंदे की वो इनकम बन जाती है, ये इस पे चलता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, बिल्कुल ये उसी तरह से है। एक आप एक और टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मनी मल्टीप्लायर है। तो ये दोनों ये ऑलमोस्ट एक चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि अगर इनिशियली कुछ वो किया जाए तो वो स्वेल होके ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, अब इसका जो उन्होंने फार्मूला लगाया हुआ है वो है यानी चेंज इन उसने कहा है कि इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से इनकम बढ़ती है। जिस तरह कोई फैक्ट्री लगाए तो उस बंदे की अपनी इनकम होगी, बल्कि बहुत सारे और बंदों की इनकम भी बन जाएगी। तो ये इस फिनोमिना पे वो करता है मल्टीप्लायर। अच्छा, मल्टीप्लायर को के से ज़हर करते हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। अब ये जो इनकम अगर उधर चली जाए, या यूं समझ ले के इज इक्वल टू चेंज इन जो है इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, अब ये उधर चला जाए तो चेंज इन इनकम विल बी इक्वल टू के इन टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये सिंपल एक फार्मूला सा बन जाएगा। ठीक है, ओके। इसको अगर हम पढ़ें अच्छा, थोड़ा सा एक और कंसेप्ट भी छोटा सा समझ लें। ठीक है, एक होती है सिंपल इकोनॉमी, एक होती है आपको पता है क्लोज्ड इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी में सिर्फ जो सिंपल इकोनॉमी होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व होती है आपके फर्म, और इसमें इन्वॉल्व होती है जनाब आपकी अगर कहें तो हाउस होल्ड। ये दो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ओके, अगर ये दो इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें सिंपल इकोनॉमी में हम सर्कुलर फ्लो शायद पढ़ा था, उसमें अगर देखें तो सिंपल इकोनॉमी वगैरह की हमें समझ आती है। सिंपल इकोनॉमी में एक तो इन्वॉल्व होते हैं हाउस होल्ड और दूसरा होती है फर्म। ठीक है, अच्छा, एक और कंसेप्ट भी आता है और वो है जनाब क्लोज्ड इकानमी। क्लोज्ड इकानमी में ये हाउस होल्ड और ये फर्म तो आती हैं, साथ में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जो है क्लोज्ड इकानमी में। इसके अलावा एक होती है ओपन इकानमी, उसमें हाउस होल्ड होता है, उसमें फर्म होती है, उसमें गवर्नमेंट होती है, उस पर इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर भी शामिल होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो सिंपल इकॉनमी है उसमें जो है उसमें सेविंग होती है, विदड्रॉल, और इन्वेस्टमेंट होते हैं, इंजेक्शन। और क्लोज्ड इकॉनमी में सेविंग और इंजेक्शन तो होते हैं, साथ में गवर्नमेंट टैक्स लेती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, तो ये विदड्रॉल और इंजेक्शन हो जाती है। जो ओपन इकॉनमी होती है, ओपन इकॉनमी में इंपोर्ट होती हैं विदड्रॉल और एक्सपोर्ट होते हैं इंजेक्शन। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब वो जो फार्मूला बताता है कि चेंज इन इनकम इज इक्वल टू मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये जो फार्मूला बताता है कि अगर आप थोड़ी सी जो है इन्वेस्टमेंट में चेंज करें तो जो है इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगी। इस चीज़ को वो इस तरह से करता है कि भाई ये जो के है ये मल्टीप्लाई होगा चेंज इन जो है इन्वेस्टमेंट में। हम कहते हैं के क्या है, वो कहता है के होता है 1/मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव।
जब सिंपल इकानमी हो तो ये फार्मूला होगा, लेकिन अगर क्लोज्ड इकानमी हो तो फिर जो है इसी के साथ आ जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ आ जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, क्योंकि सेविंग उसका है और इसका। और जो ओपन इकानमी है उसमें इंपोर्ट भी होती है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। लिहाजा अगर हम इन सबको कंबाइन करें, ठीक है, तो के का फार्मूला अगर तो है सिंपल इकानमी तो 1/मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, उसके साथ शामिल हो जाए कौन से वाली, क्लोज्ड इकानमी हो तो 1/मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स। और अगर इसमें क्या शामिल हो जाए, अगर इसमें शामिल हो जाए हमारी अगर मैं आपको कहूँ कि जनाब इसमें हमारी इंपोर्टर एक्सपोर्टर शामिल हो जाए तो फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट हो जाएगा। ये हमारा ओवरऑल। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे दोबारा आते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है आपकी जो है इनकम में चेंज टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब के का फार्मूला हमने आपको बता दिया है कि जनाब के का फार्मूला अगर हम देखें तो वो होता है 1/, ये नीचे लिखा हुआ होगा, मल्टीप्लायर यानी के इज इक्वल टू 1/, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। अगर तो सिर्फ सिंपल इकानमी है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर जो है क्लोज्ड इकानमी में है जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स भी साथ हो जाएगा, और फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट शामिल हो जाएगा जब ओपन इकानमी है। तो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, हमें काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर द रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल आउटपुट यानी टोटल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्मॉलर चेंज इन इन्वेस्टमेंट कॉज ग्रेटर चेंज इन आउटपुट, ग्रेटर चेंज इन जो है आपकी इनकम, नेशनल इनकम, और ग्रेटर चेंज इन अगर आप कह दें कि जो है एग्रीगेट डिमांड, इन सब चीज़ों को हम कह सकते हैं। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज है तो इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट में चेंज आए तो आपकी क्या बढ़ेगी, आपकी आउटपुट बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, और जनाब क्या बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, चलो किसी हद तक हमारा क्लियर हो गया। ये पॉजिटिव भी हो सकता है मल्टीप्लायर, मतलब क्या है, फैक्ट्री लगी तो लोगों की इनकम बढ़ने लगी। ये नेगेटिव भी हो सकता है, अगर एक फैक्ट्री बंद होगी तो लोगों की इनकम, नेशनल इनकम या इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। ठीक है, अब वो कहता है जनाब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर कर लें 0.8 है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू फिर सेव कितनी होगी 0.2। अगर ना भी दिया गया होता हमें पता था, और 1000 रुपया इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब 1000 रुपया इन्वेस्ट किया जाता है तो अगर हम अपने फार्मूले के मुताबिक निकालें तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो है पहले सबसे पहले तो के होता है, के इज इक्वल टू 1/, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1/, जनाब जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये लिखा गया है 0.2 इज इक्वल टू 5। इनिशियली कितने इन्वेस्ट किए जा रहे हैं 5, तो हमारा वैसे फार्मूला क्या था, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू के इनटू चेंज इन जो है इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया गया है इकानमी 1000, और हमारे पास जो के है वो कितना आ गया है 5, तो 5 इंटू 1000 तो इज इक्वल टू 5000। तो टोटल जो चेंज होगा वो कितना होगा 5000, ये हमें पता चल गया। लें जी, हम अगर इसको हम देखते हैं तो ये देखें, अगर इनिशियली 1000 रुपया वो किया जाए तो टोटल कितनी जो है चेंज होगा जनाब 5000 चेंज होगा। और वो किस तरह से आया, पहले हमने के निकाला वो 5 आ गया, इनिशियली 1000 का चेंज आया तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 तो ये 5000 का चेंज है। ये हमें टोटल यही बताता है, इनिशियली 1000 रुपया आया तो उसमें चेंज कितना हो गया 5000 का चेंज आ गया। इसको टेबल को कैसे है, टेबल में वो कहता है आपको पता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो कंज्यूम है वो 0.8 है, और एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंस है, या दूसरे का एक एक्सपेंस और दूसरे की इनकम बन जाती है, ये हमें पता है। ठीक है, अच्छा ये 0.8 है, ये 0. इनिशियली 1000 रुपये आए इकॉनमी में, उस 1000 रुपये यानी इनकम में कितना चेंज आया, एक बंदे के पास 100 रुपये आए, उसमें से वो कितने खर्च करेगा 0.8 खर्च करेगा, यानी 800 खर्च करेगा, और सेव कितने करेगा 0.2,
ठीक है, लें जी, वो सेव कर लेगा 200। अब एक का खर्चा दूसरे की इनकम में कितना चेंज आएगा, 800 का। एक का खर्चा दूसरे की इनकम, 800 में से 0.8 यानी 640 वो क्या करेगा, जो है वो सेव कर ले, सॉरी कंज्यूम कर लेगा और बाकी सेव कर लेगा। इस तरह से करते करते यहाँ पे आएंगे। 3 तक करने के बाद हमें पता है टोटल कितना है, 5000 बनेगा। 5000 में से ऊपर वाला ये 1000, ये 800 और 640 निकाल लेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, 2560। इस तरह ये टेबल मुकम्मल हो जाएगी। और इसका हमें पता है कि ये 5000 में से 4000 जो है, ठीक है, क्या बन जाएगा, 4000 यानी 80% टोटल कंजम्पशन हो जाएगी। ऊपर वाले 3 निकाल देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। और इसी तरह से उसका 20% हम निकालें तो ये देखें, ये 1000 5000 का ये हो जाएगा। ऊपर वाले 3 निकाल दें, 512 बाकी हमारा जो आ जाएगा। तो ये सारा इसी तरह से यूँ समझ लें वर्क करता है। ठीक है, हमें कैसे आता है कि उसकी समझ आ गई कि टेबल ये कैसे काम करता है, टेबल को निकालना कैसे है, टेबल को कैसे हमने जो है कैलकुलेट करना है। तो ये बात हमें समझ आ गई। मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, जब इन्वेस्टमेंट में चेंज आती है तो इनकम में या आउटपुट में ज़्यादा चेंज आती है। अब ज़रा इस टेबल को समझते हैं। ठीक है, ये हमारी है सेविंग, ये हमारी है पहली इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट में 1000 का चेंज किया। जब हमने इन्वेस्टमेंट में 1000 चेंज किया तो पहले कंजम्पशन सेविंग को यहाँ पे टच कर रही थी। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट था। मैं उसको येलो करने लगा हूँ। फिर 1000 का चेंज आया तो इन्वेस्टमेंट ऊपर चली गई आई, लेकिन उसकी वजह से ये देखो नेशनल इनकम में Y2 में कितना चेंज आया, 5000 का। अब पहले ये यहाँ पे कट कर रहे थे, अब ये यहाँ पे कर रहे थे। इसका कहने से मुराद यही है कि भाई आप जब क्या करते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट में 1000 का चेंज लाते हैं तो जो है आउटपुट में, नेशनल आउटपुट में, इनकम में कितने का चेंज आता है, 5000 का चेंज आया। ये हमने किससे ज़ाहिर कर लिया, ये हमने एक डायग्राम से भी बना लिया। चले हमें डायग्राम के समझ नहीं। अब वो कहता है मल्टीप्लायर पे किन किन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। पहला है सॉरी अजम्पशन, पहले अजम्पशन कह रहा है। मल्टीप्लायर के अजम्पशन को आप देख लें। सबसे पहले मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो भी है वो 0.8 थी, तो वो 0.8 ही रहे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इसका मतलब है 0.2 रहे, वरना हमारा फार्मूला ठीक नहीं रहेगा, हमारा गलत हो जाएगा। ओके, दूसरा क्या है, कंटिन्यूसली स्पेंडिंग करें। ज़ाहिर है एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंस है, तो एक बंदा खर्च ही नहीं करेगा, दूसरे की इनकम नहीं बढ़ेगी। तीसरा वो कहता है भी प्राइस लेवल में चेंज ना हो। ठीक है, प्राइस लेवल में चेंज आ गया तो ज़ाहिर कंजम्पशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा फार्मूला ही 1 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो है वो सेव है, प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स है, प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो प्राइस में चेंज होगा, फ़र्क होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट हैज़ नॉट रिचीव्ड, वो कहता है स्पेयर कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर स्पेयर कैपेसिटी ना हुई तो खर्च नहीं होगा। फिर क्या है, जो है खर्चा नहीं होगा तो बड़ा रोला होगा। इसका मतलब है इधर से इनकम बढ़े तो चीज़ें और बन जानी चाहिए। ओके, तो अभी जो है इकॉनमी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही हो। ठीक है, स्पेयर कैपेसिटी नहीं होगी तो चीज़ें नहीं बनेगी ना, उल्टा इन्फ्लेशन हो जाएगी। ठीक है, ओके, नो चेंज इन टैक्स रेट, टैक्स रेट में चेंज ना हो, क्योंकि ये देखिए इसका फार्मूला यही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू ना जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या सेव जो है वो चेंज हो और ना टैक्स चेंज हो, अदरवाइज फार्मूला चेंज होगा, वो नहीं रहेगा। अब इससे आगे कहता है कि ये मल्टीप्लायर एक्सटेंशन जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर तो सिर्फ और सिर्फ क्लोज इकानमी हो तो वो हो जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, लेकिन साथ में अगर गवर्नमेंट भी इंजन तो टैक्स मल्टीप्लाई, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो तो टैक्स मल्टीप्लायर बन जाएगा। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स बन जाएगा। उसके बाद जो है अगर ओपन इकानमी हो तो फार्मूला क्या बन जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है एक दफ़ा अगर पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी। अब वो कहते हैं कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, किसकी, वो वहाँ पे जो एजम्पशन थी वो लिमिटेशन क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया तो लिमिटेशन हो जाएंगी, चीज़ें न्यू नहीं बनेगी तो कैसे होंगी। लीकेजेस ज़्यादा हो जाएँ तो मल्टीप्लायर के जो है वो लीकेजेस से मुराद सेविंग वगैरह या टैक्सेस वगैरह, अगर वो बढ़ गए तो जो है वो फारिग हो जाएगा।
अच्छा, टाइम लैग, जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के टॉपिक्स हैं उनमें टाइम लैग होता है। और कंज्यूमर गुड्स अगर अवेलेबल ना हुई तो हम खर्च क्या करेंगे। ले जी, हमारा मल्टीप्लायर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हम अगली उसमें एक्सीलेटर को पढ़